हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो, बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट आपको बता रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कीप इट अप। अब देखो, हमें, हाँ, कीप इट अप, अच्छा करो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एसी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। टॉपिक पढ़ाओ, देखते हैं, चलते रहेगा ऐसे ही काम। हाँ, कभी न कभी तो स्कूल खुलेगा ही, एग्जाम होगी, सब चीज़ होगा। ठीक है, देखो अभी एसी का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है ये जानना है। अगर ये जान लोगे तो तुम डीसी के साथ उसका डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। एक बेसिक सा डिफरेंस तुम जानते हो एसी एंड डीसी के बीच में। डीसी का जो टाइम के साथ डायरेक्शन नहीं बदलता है, बट एसी में टाइम के साथ डायरेक्शन बदलता है। ओके, एक बेसिक सा डेफिनेशन उस समय लिखाया था मैंने, समय के साथ पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन बदलता रहता है एसी। अब जो दूसरा जो टॉपिक है एडवांटेज डिसएडवांटेज तो पढ़ेंगे ही एसी का, तो उसके आधार पर तुम डीसी के साथ डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा 220 वोल्ट 50 हर्ज का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। 110 वोल्ट एंड 60 हर्ज का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है। तो तुम्हारा बर्निंग क्वेश्चन था कि क्यों हम इंडिया में यूज़ करते हैं, तो तुम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मतलब 220 वोल्ट एंड 50 हर्ज इंडिया में क्यों यूज़ करते हैं, तो तुम एक बार एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सर्कमस्टांसेस इंडिया का कैसा है और कितना यूज़ करना फ़ायदेमंद रहेगा। 220 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट या 50 हर्ज 60 हर्ज, कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं, एक एक करके टॉपिक क्लियर करते हैं। पहला देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसी में मैंने लिख रखा है, टाइम नहीं लगे, लिखने में टाइम लगेगा। तो देखिए एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है द अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कैन इजिली स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में होता क्या है, फ्लक्स चेंज होते रहता है। तो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम ईएमएफ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉइल्स। अब ये ट्रांसफार्मर को पढ़ोगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब इससे फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड कराया जा सकता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में बार बार मैग्नीट्यूड थोड़ी ना बदलता है, तो एक ही मैग्नीट्यूड रहता है। तो ये पहला एडवांटेज है इसका, किसका, एसी का, अल्टरनेटिव वोल्टेज का या एसी करंट का। ठीक है, अब देखो एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही बात है? तो एसी को आसानी से डीसी में बदला जाता है, हम रेक्टिफायर लगा देते हैं। रेक्टिफायर तुमको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है ना उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तो नहीं पढ़ना, लेकिन वहां पर तुम पढ़ लोगे। होता क्या है समझ लो थोड़ा सा बात। जैसे ये जो है ना, ये एसी है, अब इसको क्या करते हैं हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे। अब पूरा स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हो गया डायरेक्ट करंट। पूरा स्ट्रेट लाइन बनाना तो डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे करके जाता है, ऐसे स्ट्रेट। तो ये तुम देखोगे, ये मान लो सपोज करो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन, हाँ रेक्टिफायर पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट फिल्टर सर्किट लगाते हैं तो सिर्फ डीसी को फिल्टर कर लेते हैं, एसी को रहने देते हैं। तो ये सब में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं अभी, लेकिन ये समझा दूं कि जैसे बैटरी है, ठीक है, मोबाइल का बैटरी है ना, तो उसको चार्ज करना है, तो एसी बार बार जाएगा, तो वो कभी पॉजिटिव जाएगा, कभी नेगेटिव जाएगा, कभी पॉजिटिव जाएगा, नहीं ऐसे करके क्या हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा उसका। मतलब डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज होने में बहुत टाइम लगेगा मोबाइल की बैटरी को। लेकिन डीसी जो है ना, डायरेक्ट करंट जाता रहता है, तो इससे वो चार्ज जल्दी हो जाता है। तो एसी को डीसी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखो, एसी जनरेटर एंड मोटर्स आर सिंपल एंड डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन ड्यूरिंग देयर यूज। देखो अब एसी करंट भी जनरेट होता है, किससे होता है, एसी जनरेटर से। तो ये बहुत ही सिंपल होता है और ज़्यादा इसको देख दिखाओ कि मतलब रख रखाव या ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डीसी में ऐसा होता है, तो डीसी करंट जनरेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या होगी, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, मतलब उसका जो इंजन होगा या डीसी जो जनरेटर होगा उसको देख दिखाओ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, या रख रखाव ज़्यादा देखना, उसको अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर करेगा।
ठीक है, उसको ज़्यादा आपको निगरानी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। ओके, अब 3 डिसएडवांटेज देखो। पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हाई। देखो एसी का जो पीक वैल्यू है ना वो बहुत हाई है, इसी वजह से एसी डेंजरस बोला जाता है। देखो जो तुम्हारा जो वैल्यू है ना, जो दिया होता है 220 वोल्ट, वो जो लिखा रहता है 220 वोल्ट, वो आरएमएस वैल्यू है, वीआरएमएस है। अगर मान लो तुम इसमें अगर करंट में वोल्टेज को क्या करेंगे, करंट के टर्म में चेंज कर देंगे, अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो करंट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी टर्म में समझा देता हूं मैं। वी नोट अगर तुम लोगे तो √2 टाइम्स वीआरएमएस हो जाएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब पीक वैल्यू जो हो गया वो कितना टाइम्स हो गया, √2 टाइम्स ज्यादा। समझ में आ रही बात है? तो पीक वैल्यू इतना टाइम्स जब बढ़ जाता है, ये 220 वोल्ट से √2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, वैसे सिचुएशन में ये एसी बहुत ही डेंजरस हो जाता है। ये एसी क्या है, एसी बहुत डेंजरस होता है। मान लो डीसी में है, कितना हो जाएगा, मान लो 220 वोल्ट ही है तो 220 वोल्ट रहेगा, लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं है। एसी के केस में तो ये 220 √2 हो जाएगा, ये बहुत टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। क्या मैं बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पीक वैल्यू जो एसी का होता है बहुत डेंजरस, बहुत हाई होता है। पीक वैल्यू हाई होने के कारण इट इज डेंजरस टू वर्क विथ एसी। थोड़ा सा मतलब जोर का झटका एक ही बार लगता है। बच्चे बोलते हैं कि सर इसका तो डीसी का जो है ना 220 वोल्ट हमेशा लगता रहेगा, लेकिन एसी में 200 थोड़े देर के लिए लगेगा, लेकिन ये इतना हाई लगेगा ना कि पूरा वेन्स ही क्या कर देता है, वो इनएक्टिव कर देता है। समझ में आ रही बात है? तो इसीलिए ये ज्यादा डेंजरस होता है। तो पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हाई एंड इट इज डेंजरस टू वर्क विथ एसी, जिसकी वजह से एसी के साथ वर्क करना बहुत डेंजरस है। दूसरा पॉइंट, एसी इज ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर देन फ्रॉम इनसाइड, दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। मतलब एसी का जो ट्रांसमिशन होता है केबल के थ्रू या वायर के थ्रू तुम कह लो, वो सरफेस पर ज्यादा होता है देन इनसाइड। इनसाइड की अपेक्षा सरफेस पर ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है ये करते हैं डिस्कस, लेकिन इसको समझ लो इस बात को पहले। Therefore, several fine insulated wires are required for the transmission of AC। इसकी वजह से बहुत सारे फाइन वायर, तुमने देखा होगा बड़ा सा जो केबल रहता है या अंडरग्राउंड भी जाता है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइन वायर्स रहते हैं और उतना मोटा बनाया गया रहता है। तो इसमें तो इकोनॉमिकली कॉस्ट तो ज्यादा पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये कॉस्ट इसलिए डिसएडवांटेज है, बट मतलब ये नुकसानदेह या इसका कह सकते हो ये इसका डिसएडवांटेज है एसी का। ठीक है, लेकिन ये सरफेस पर क्यों फ्लो करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा जानने वाली चीज है। देखो एसी की जो टेंडेंसी होती है, प्रकृति जो उसकी होती है, वो क्या होती है कि वो, मैं दूसरा मार्कर ढूंढना चलो, एसी की प्रकृति होती है वो फ्लक्स चेंज करके मूव करता है, ऐसे अप्स एंड डाउन ऐसे। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होता है तो सामने क्या हो जाता है, एडी करंट जनरेट होता है। ठीक है, अब एडी करंट जो जनरेट होता है तो उससे बचने के लिए वो सरफेस से पास हो जाता है, अंदर ना जा करके एडी करंट को अपोजिंग करंट। एडी करंट क्या है, अपोजिंग करंट, ये तो बताया होगा तुमको। ठीक है, तो एक बार देख लेना उसको, एडी करंट क्या किसे कहते हैं। तो उससे बचने के लिए ये सरफेस से होकर पास करता है। ठीक है, याद रहेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल दूसरे वायर से तो होता नहीं, खुद के वायर से होता है, तो सेल्फ इंडक्शन कभी कभी हो जाती है मिस्टेक है। तो सेल्फ इंडक्शन के कारण वो जो करंट है एसी उस वायर से पास जब होता है तो एडी करंट जनरेट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है। तो उससे बचने के लिए अल्टरनेटिंग करंट सरफेस से पास होता है। किससे पास होता है, सरफेस से। तो ये है तुम्हारा सरफेस से पास होने का वजह। ठीक, बाकी तो ये समझ में आ गया होगा कि एसी का ये डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि बहुत सारे वायर्स जरूरी होते हैं, उसके लिए फिर इकोनॉमिकली कॉस्ट पड़ता है ज़्यादा। इन फेनोमेना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिफॉर्मिंग एंड एसी कैन नॉट बी यूज। मतलब ये थर्ड पॉइंट है, एसी का यूज आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग वगैरह सब में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सिर्फ डीसी चाहिए। तो ये सब इसके डिमेरिट्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो आपको डीसी करंट चाहिए,
तो अब डीसी करंट चाहिए तो या तो आप रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट कीजिए, या फिर डायरेक्ट करंट जो बैटरी से है, ताकि सुचारू रूप से चल सके, आपकी जो गतिविधियां है या जो आप काम करना चाहते हैं वो सही से चल सके। तो इसके लिए आपको डीसी करंट ही देना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जहाँ पर एसी का यूज नहीं होता है, डीसी का यूज होता है। तो समझ में आ रही बात है? मतलब टेलीविजन वगैरह सब में भी हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर लगा के तब डीसी लगाते हैं। या फिर मैंने मोबाइल चार्जर का एग्जांपल अभी दिया है कि अगर एसी से तुम उसको चार्ज करोगे तो घंटों लग जाएगा और चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको एसी को क्या कर देते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फायदे एंड नुकसान समझ में आ गया होगा एसी का। अब इसी आधार पर तुमको डीसी का लिख देना है, ठीक है। डिफरेंसेस तुम लिख सकते हो इसके बेसिस पर, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। प्यारे बच्चों, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज जो इंडिया और यूएसए में सप्लाई होता है, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। इससे पता भी चल जाएगा कि क्यों इंडिया में इस तरह की सप्लाई की व्यवस्था है और क्यों यूएसए में इस तरह की 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज की है, ठीक है। तो आप गेस कर सकते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखिए एडवांटेज क्या है। टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एनर्जी वेस्टेज इज वेरी लेस। अब इंडिया बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है, इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने ना दूर दूर तक ले जाना पड़ता है, ठीक है। और ज़्यादा उतना, अब बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर की ज़रूरत है इंडिया में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा भी नहीं है। कोशिश तो की जा रही है कि हर जगह पहुँचा जाए, पहुँचाया भी गया, वायर भी पहुँच गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा वहाँ, कट कट करके थोड़े थोड़े देर के लिए। अब देखो, तो इनको ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी वेस्टेज कम होता है। क्यों कम होता है, ठीक है, ये समझना है तुमको। देखो, तुम जानता होगा कि पावर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पावर इक्वल टू V इंटू आई, नहीं? तो V की वैल्यू ज्यादा है इसमें केस में। देखो 220 वोल्ट है और 110 वोल्ट इसमें है, तो 220 वोल्ट इसमें ज्यादा है, तो I की वैल्यू जो होगी ना कम होगी। और तुम जानते हो हीट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर RT, तो I की वैल्यू कम होने की वजह से हीट जो लॉस होगा ना वो कम होगा, क्योंकि I की वैल्यू कम है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब कहने का दूर जो ट्रांसमिट हम करते हैं इस वोल्टेज रेंज पर, तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़्यादा होता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है और पावर उतना ही ट्रांसमिट करना है। समझ में आ रही बात है? तो पावर ट्रांसमिट उतना ही करना है, तो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू कम होती है और हीट लॉस जो होता है वो कम होता है। क्या हमें समझ में आ रही बात है? तो एक तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर। पावर जनरेशन इज इकोनॉमिकल। अब इस पर्टिकुलर जो हम डिवाइसेस, मतलब ये जो सप्लाई होता है डिवाइस, क्या है, डिवाइस से ही ये चीज जनरेट होता है। तो पावर जनरेशन जो होता है ये इकोनॉमिकल होता है। क्यों होता होगा इकोनॉमिकल? देखो इसको ना, ये जो 50 हर्ट्ज जो रिवॉल्यूशन है ये देना जो पड़ता है, इसमें डिवाइस की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ऐसी बहुत महंगा डिवाइस हमको लगाना पड़ जाएगा। तो वो ज़्यादा जो महंगा डिवाइस होगा उसमें हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए पावर जनरेशन इकोनॉमिकल होना चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर चीप। जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इससे रन होता है पर्टिकुलर इतना वोल्ट इतना हर्ट्ज से, ये डिवाइसेस जो होते हैं ना उतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं। और इंडिया में ऐसे भी प्रॉपर्टी है तो सस्ते होने भी चाहिए। और पावर लॉस तो बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। जो वेस्टेज जो होता है ना, क्योंकि ऐसे मंदिर मस्जिद है, ऐसे लोग खुले छोड़ देते हैं, स्विच ऑन छोड़ देते हैं, ठीक है, बल्ब का, तो उसमें तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो जाएगा। तो ये सब एडवांटेज था। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है। शॉक इज फेटल बिकॉज पीक वैल्यू इज वेरी हाई। इस केस में डिसएडवांटेज में शॉक जो होता है वो फेटल होता है, क्योंकि इसका पीक वैल्यू जो है ना 220 वोल्ट, तो पीक वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से शॉक जो होता है हाई होता है। अभी समझाया था इसको एसी वाले केस में। वियर एंड टीयर इज वेरी लेस। इस केस में वियर एंड टीयर बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी जो चाहिए उतना ज़्यादा रोटेशन रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा समझो तो उसी में, मतलब एसी का जो होता है ना फ्रिक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज है, तो ज़्यादा वियर एंड टीयर नहीं करता, मशीन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझ जाओ।
बट देखो 110 एंड 60 वोल्ट में 60 हर्ट्ज का रिवॉल्यूशन होता है, या फिर कह दो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। तो ये 60 हर्ट्ज का जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, इसकी वजह से वियर एंड टियर ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि एसी जाएगा आएगा, मतलब 1 सेकेंड में 60 रोटेशन करेगा, ठीक है, रिवोल्यूशन करेगा, ऐसे समझ लो प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखो शॉक इज नॉट मोर फेटल बिकॉज पीक वैल्यू इसका कितना होगा, इसका पीक वैल्यू जो होगा वो √2 इंटू वी, और वी कितना 110 वोल्ट, और इसका कितना 220 वोल्ट। तो शॉक उतना ज़्यादा फेटल नहीं होता। अब यही बात है कि वहाँ इंसान की बहुत इज्जत है अमेरिका में, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। समझ में आ रही बात है। तो हाँ, तो अब रसिया जैसा कंट्री है, वहाँ पॉपुलेशन इतना गिर रहा है कि सरकार इंसेंटिव देती है उसको, वो कहते हैं क्या ना, कुछ नया, हमारे उधर नहीं कहते क्या, गरीबों को जो मिलता है एक्स्ट्रा अनुदान राशि, ठीक है, हिंदी बोल दिया, हिंदी याद है, इंग्लिश में उसको, चलो हिंदी इंग्लिश आ जाएगा तो बोल देंगे, ठीक है। तो अनुदान राशि, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, कि फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, मतलब एक ही बच्चा नहीं, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, है, ठीक है। और इंडिया में कहा जाता है कि नहीं, बस हो गया, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कुछ कंट्री के बहुत गिर रहे हैं, और अमेरिका जैसे कंट्री एक एक व्यक्ति की वैल्यू को समझता है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इसलिए वहाँ पर फेटल इतना ज़्यादा नहीं है, चिपक उपक गया तो ऐसे मरने उड़ने की जो है उतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई। क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज वेरी गुड। देखो ये इस पर जो है ना, ये 60 हर्ट्ज पर जो काम करता है, ठीक है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छा, जो गुणवत्ता उससे जो प्रोडक्ट आता है वो ऑफकोर्स क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इंडिया में तो थोड़ा सा लेस क्वालिटी भी चल जाता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री, क्वालिटी तो अच्छी चाहिए उनको। उसके बाद डिसएडवांटेजेस जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की क्वालिटी अच्छी, ठीक है। अब हमारे जो हमें चाहिए चीप, तो चीप ही प्रोडक्शन मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली होता है प्रोडक्शन। अब देखो वियर एंड टियर इज मोर, ये जो है ना इसमें वियर टियर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 60 हर्ट्ज प्रोडक्शन चाहिए, रिवोल्यूशन जो करेगा, या फिर किसी डिवाइस में जो एसी जाएगा वो 60 रिवोल्यूशन करेगा पर सेकेंड। तो वैसे डिवाइसेस वियर एंड टियर, वैसे मतलब करंट वियर एंड टियर करेगा ही, मतलब नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा ही। और जो लास्ट है ना, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कॉस्टली, इस पर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। शायद तुमको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ये प्रीफर करते हैं 220 एंड 50 हर्ट्ज, क्योंकि हमें चीप प्रोडक्शन चाहिए ऑफ कोर्स, एंड मतलब जो है शॉक वगैरह तो चल जाएगा, लेकिन पावर लॉसेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से इलेक्ट्रिक डिवाइसेज वगैरह से भी जो होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे डिवाइसेस नहीं होते। ये डिवाइसेज जो हैं, समझ में आ रही बात है, तो इसलिए हमें 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज को प्रेफर करते हैं। ओके।